हेलो एंड वेलकम बैक टू जय नर्ड्स। तो जैसा कि तुमने कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट में तुम लोगों से बात हुई थी, वहाँ हमने कहा था कि सब्जेक्ट वाइज कुछ अपन स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहे हैं। कुछ क्या 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों के लिए अपन स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं। केमिस्ट्री की जो है वो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, शायद अब तक आउट हो गई होगी। ऑर्डर मैंने भी डिसाइड नहीं किया, ठीक है, किसमें क्या जाएगा, तो मैं सब में वो पोस्ट वाला कंटेक्स्ट दे रहा हूँ शूट करते हुए। आज अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट की, एंड फिजिक्स को अपने को कैसे टैकल करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और कुछ बातें, अच्छा बच्चों ने इसमें कहा कि भैया ऐसा मत रखना कि सिर्फ 2026 का काम आए, 2027 वालों की भी थोड़ी सी सहायता होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखा है कि दोनों के लिए इस वीडियो में कुछ इम्पैक्टफुल, कुछ यूजफुल बातें हों। एक खासा चीज़ इसका और मैंने ध्यान रखा है कि इस वीडियो में मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल इंसाइट्स देने की कोशिश करी है, ठीक है, हवाई बातें थोड़ी सी कम करी हैं, कुछ डुएबल चीज़ें तुम्हें बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सपेक्टेड पेपर लेवल तुम्हारा क्या रहता है फिजिक्स का। 2025 का पेपर हमने देखा, 2024 का पेपर हमने देखा, 2023, 22, 21, 20 पेपर कुछ सारे देखे। 24 का पेपर जो था वो फिजिक्स में अथाह आसान आया था, जिसको सोच के बच्चे 25 में चले गए थे, और 25 का पेपर आ गया आपका मॉडरेट या इजी, बट इजी टू मॉडरेट टाइप का पेपर रहा था। इससे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। व्हेन यू कंपेयर विद द 24 पेपर, इट वाज अ डिसेंटली टफ पेपर, ठीक है। तो क्या यहाँ से सीख मिली कि पहले से बहुत ज़्यादा प्री कंसीव नोशंस नहीं बना के चलने हैं, एक एवरेज पकड़ के चलने। तो हाँ, 50 से 65% पेपर जो है वो थोड़ा ईजियर साइड पे रहता है। फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आते हैं, बट एक अच्छा मिक्स रहता है असर्शन रीजन का, थ्योरी क्वेश्चंस का और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का, ठीक है। फॉर्मूला में होता है कि सिंपल तुम्हें वैल्यूज दिए, फॉर्मूला में डाल रहे हैं, बात करते हैं। एप्लीकेशन में तुम्हें सिचुएशन दी होती है, तुम्हें समझना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। थ्योरी में तुमसे सीधा सीधा फैक्ट पूछ लेता है कि क्या है भैया ये बताओ, अच्छा कैसे कैसे होगा ये बताओ। असर्शन रीजन तुम्हें पता है क्या होता है, ठीक है। और ये सब में मोर और लेस कॉमन है पिछले सालों में कि 10 से 15% जो सवाल हैं सिर्फ वही नए हैं या टफ हैं, ठीक है। नए मतलब कि बिल्कुल ही नहीं देखा किसी ने, बिल्कुल ही टफ डाल दिया, एडवांस लेवल पर थोड़ा टच कर रहा है बात को। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और इस वीडियो का जो मुझे लगता है क्रक्स होगा, कोर होगा, कि न्यूमेरिकल्स को खासकर फिजिक्स के तुम कैसे एस कर सकते हो। एम करो तो सबसे पहली चीज़ एक फॉर्मूला लिस्ट, ठीक है। फिजिक्स में मैंने तुम्हें पीछे बताया कि कम से कम नहीं तो 50 से 65% पेपर ईजियर साइड पे है, और ये मेजर जो ईजियर साइड का पेपर होता है ये फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है। तो अगर 65% सवाल तुम्हारे फॉर्मूला ओरिएंटेड आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स। बहुत सिंपल सा ही मतलब निकल कर आता है। दूसरी चीज़, सॉल्व एग्जाम्पल्स। सॉल्व एग्जाम्पल्स कैसे, अगर मेंस लेवल के तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि मेंस लेवल के पीवाईक्यू बिना इसके नहीं लगते हैं, बट टफ और एडवांस लेवल के इलस्ट्रेशंस अगर तुम सवाल लगाते हो या इनसे सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाते हो तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो डेवलप होता है, तुम्हें अप्रोच समझ आती है कैसे करना है, क्या करना है। इसलिए प्लीज़ कोशिश करो कि कम से कम जो तुम्हारे किताब ले रखी है, मॉड्यूल ले रखा है, जो भी ले रखा है, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स तुम ज़रूर सॉल्व करो। और तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लोड्स ऑफ पीवाईक्यूज़। तुम्हें पीवाईक्यूज़ बहुत सारे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं, खासकर जेई मेंस में तुम्हें ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस में मैंने देखा है कि एनटीए को आदत है ट्रेंड पे पूछने की सवाल फिजिक्स में। तो जिस तरीके के सवाल वो 2023 में पूछ रहा है, उसी तरीके के सवाल उसने 24 में पूछे, उसी तरीके के सवाल उसने 25 में पूछे। कुछ फेवरेट उसके टॉपिक्स निकल के आए, उन टॉपिक से बार बार सवाल रिपीट हुए, उनका एनालिसिस मैंने आगे लिखा है। बट फिजिक्स में ट्रेंड बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि फिजिक्स में तुम्हारे पीवाईक्यूज़ पे बहुत अच्छी तुम्हारी पकड़ हो, ठीक है। अब बात आती है पीवाईक्यूज़ की सॉल्विंग की, और पीवाईक्यू सॉल्विंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तो फिजिक्स का वीडियो है, मैंने फिजिक्स के बारे में तुम्हें डिटेल में बताया, पर तुम मेरा मैथमेटिक्स का वीडियो देखो या केमिस्ट्री जो आने वाले हैं, एक आध आ चुका है, उनमें सभी में मैंने इंपॉर्टेंस की बात करी है पीवाईक्यूज़ की, खासकर 2026 के बैच के लिए, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पीवाईक्यूज़ लगाना। अब ऐसे में एक बहुत प्यारा रिसोर्स, बहुत टारगेटेड रिसोर्स पीडब्ल्यू ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, उनकी 7 साल की जेई मेंस ऑल 143 शिफ्ट्स की पीवाईक्यूज़ की किताब। अब इसमें क्या क्या मिलता है, और पहले शुरू हुआ 7 साल क्यों, 7 साल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो 7 साल का सिग्निफिकेंस ये है, 2019 में एनटीए ने अपना जो जेईई मेन का पेपर है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया था। अब उसके बाद से पेपर का जो ट्रेंड रहा है, जो सवालों का ट्रेंड रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहा है। सेम तो नहीं कहूँगा, बट बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहा है, और बहुत चीज़ें अब उसमें रेलिवेंट है। अगर 26 में कोई पेपर देने जा रहा है तो पिछले 7 साल स्टडी करके जाए तो बहुत सारी चीज़ें तुम समझ सकते हो और पेपर का ट्रेंड आने वाला प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसलिए 7 साल के पीवाईक्यूज़ लगाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट बन जाता है, खासकर अगर तुम पे वक्त कम है, क्योंकि अभी है, तो तुम्हें कुछ टारगेटेड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्यारा रिसोर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा वो मैं लिख के लाया हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें।
3400 से ज़्यादा MCQ के सवाल जो कि 66 एग्जाम सेट्स जो इन सालों में हुए हैं उनसे निकाले गए हैं। इसको मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं तो जब तुम ये किताब खोलोगे तो किताब खुलते ही साथ तुम्हें ऐसा एनालिसिस मिलता है, ठीक है। ये एनालिसिस की पिछले 7 सालों में क्या सवालों का ट्रेंड रहा है, यहाँ चैप्टर वाइज है ये मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ तुम्हारा पाई चार्ट से तुम समझोगे किस एरिया से, किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें रही हैं, चैप्टर काउंट क्या रहा है, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं, किससे कम सवाल आए हैं, तो तुम्हारी स्टडी में भी हेल्प होगी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस तुम्हें सारा दिया है। इसके बाद इस पूरी किताब में सारे PYQs को चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज तो करना ईजी है, टॉपिक वाइज बांट दिया गया है। मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। सपोज करो तुमने पढ़ा है अभी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। सपोज करो तुमने पढ़ा, कौन सा दिखाया तुम्हें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तुम्हारा पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट। तो पहले तुम्हारे चैप्टर में इस टॉपिक से जितने सारे सवाल आए हैं पिछले सालों में, वो सारे के सारे सवाल तुम्हारे यहाँ पे अपने आप डिटेल में इन्होंने बता दिए, तुम्हें दे दिए हैं। अगला टॉपिक पे अगले सवाल। अब इतने सारे PYQs आए हैं और उनको इतनी ईजिली तुम्हारे लिए छाटना, ये बहुत अच्छा इन्होंने काम कर दिया, जो कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसी के साथ साथ इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत डिटेल में इन्होंने दिए हुए हैं। और NTA की जितने भी सालों में NTA ने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी है ना, इन्होंने सारे जवाब उनसे क्रॉस चेक करने के बाद तुम्हें दिए हैं। तो ऐसा 100% मतलब ना एररलेस वाली जो चीज़ होती है वो इस किताब में इन्होंने की हुई है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी सारे यूनिट्स के लिए वो भी इन्होंने इनमें दी हुई है, ताकि तुम क्विकली रिवाइज करके फिर अपने PYQs पे कूद सको। तो कैसे कैसे मिलेगी, Amazon का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, PW स्टोर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। NERD150 हमारा कोड है, अगर तुम वो कोड इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें थोड़ा सा एडिशनल 150 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो तुम्हारे लिए भी एक अच्छी बेहतर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारी बातें हाँ मैंने कवर कर दी हैं तुम्हारे लिए। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, अभी जाओ लिंक दबाओ और इसको अभी के अभी लो और दबा के प्रैक्टिस करो। कमिंग बैक टू द वीडियो, अगली बात पर आते हैं। एक बहुत मेजर जो चीज़ है जो बच्चे रियलाइज़ नहीं करते हैं कि फिजिक्स इज़ नॉट मैथमेटिक्स। इसमें फ़र्क समझने की कोशिश करो और अप्रोच में क्यों फ़र्क तुम्हारी होना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या होता है, तुम फॉर्मूलाज उठाते हो और तुम देखते हो कि अच्छा सवाल जो है उसको किसी तरह उठा के बस उस फॉर्मूला में अपन रख पाए, या कुछ प्री फॉर्म्ड जो हमारे पास वो है, कुछ ढांचे हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उनमें अपन रख पाए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाए, ठीक है। तुम्हें कैली हैमिल्टन थ्योरम है तो अच्छा पता है कि अच्छा ऐसे ग्रेड बना के काम करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो तुम्हें पता चला मैं ये लिखूंगा, इसकी एक मैट्रिक्स बनेगी, मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा, जो भी है उसके बाद मुझे सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें तुम्हें ही पता है कि अच्छा फ्रेमवर्क है। फिजिक्स ऐसा नहीं है, फिजिक्स एप्लीकेशन बेस्ड होता है। वहाँ तुम्हें पूछना पड़ेगा क्यों, पूछना पड़ेगा कैसे। अच्छा अगर यहाँ प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा है, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि अच्छा इस थीटा का क्या रोल आ रहा है। यहाँ तुमने जब फॉर्मूला रटा तो वहाँ साइन थीटा का टर्म था, अगर थीटा 90 लिया गया तो कौन से केस में लिया गया, क्यों लिया गया, कहाँ लिया गया और कहाँ वो डिफाई होता है, कहाँ मुझे साइन थीटा को 1 अज्यूम नहीं करना है, कहाँ वो गड़बड़ हो जाएगा केस। तो उस तरीके से तुम्हें चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री बॉडी डायग्राम्स, विजुअलाइजेशंस, ग्राफ्स, जितना ज़्यादा पॉसिबल है इनका यूज़ करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल है इन्हें समझने की कोशिश करो। जहाँ ट्रेजेक्टरी बना सकते हो वहाँ बनाओ, जहाँ ग्राफ पढ़ने का मौका मिल रहा है पढ़ो। ग्राफ बेस्ड सवाल अगर तुम्हें सॉल्व करने मिल रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया। एक बहुत समय पहले किताब आती थी प्लेइंग विद ग्राफ करके, वो मैथमेटिक्स में आती थी बट वो फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी होती थी। तो जितना ज़्यादा तुम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो कि ग्राफ्स का इस्तेमाल करें, विजुलाइज करें। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है, हमने बना के देखा, सारा ग्रेविटेशन लग रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इतना जितना ज़्यादा तुम इससे न्यूमेरिकल, इस अप्रोच से न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तुम्हारी न्यूमेरिकल्स में एक्यूरेसी बेहतर निकल कर आएगी, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रायोरिटी 1। अच्छा इसका थोड़ा कंटेक्स्ट दे दूँ, ये जो है तुम्हारी चैप्टर्स की लिस्ट है, अपन ने 2 लिस्ट क्रिएट करी है, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। अपन ने जब बच्चों से कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा तो कईयों ने कहा यस 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 दे दो प्रायोरिटी लिस्ट, और कईयों ने कहा नहीं भी। और उसका रैशनल एक बच्चे ने दिया बहुत अच्छा कि हम उसी पे फिक्सेट हो जाएंगे और उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे। और मुझे बात बहुत लॉजिकल लगी और बहुत सही लगी और मैंने नहीं सोचा था, तो कुडोस टू दैट। बट मैंने क्या करा, इसलिए दोनों की ही बात रखने के लिए, दोनों तरफ के पक्ष रखने के लिए मैंने क्रिएट कर दी है लिस्ट। जिसको ज़रूरत हो वो यहाँ से ले सकता है, बट मैं बहुत ज़्यादा इस पर ड्वेल नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त इस पर नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो कोई 27 वाला देख रहा है खासकर उन्हीं के लिए है ये, तो वो आगे बढ़ जाओ, 26 वाले इस पर ध्यान दो। प्रायोरिटी 1 कौन सी है, जिनका या तो वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है और तो और ये ईजियर टू डू है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स जब आते हैं तो प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 2 डिफिकल्ट भी है तो वेटेज बहुत हाई है, और अगर वेटेज कम है तो इसका ईजी है, मतलब डिफिकल्टी बहुत कम है, काफ़ी ईजी है और अच्छा खासा इक्का दुक्का सवाल वहाँ से आ रहा है। तो
एक बात का ध्यान रखना कि 1+2 मिला के सारे चैप्टर कवर नहीं होते हैं, इसके बाद कुछ रेस्ट ऑफ चैप्टर्स बचते हैं, तो ऐसा मत समझ लेना कि भैया ये लिस्ट तो पूरी ही नहीं है, वो जान के नहीं है पूरी, कई चैप्टर्स बचेंगे। एक बात और, मैंने इस लिस्ट में खासा ध्यान रखा है इन 3 चीज़ों का। ये जो तुम्हारी 11वीं की मैकेनिक्स होती है, ये मैंने प्रायोरिटी 1 और 2 में भी डाली है। 1 में उन लोगों के लिए रहेगी जिनको स्लाइटली ईजियर लगती है, जिनका इसमें इंटरेस्ट है। 2 में उन लोगों के लिए रहेगी जिनको पसंद ही नहीं आती, बट करनी है, क्योंकि प्रायोरिटी 2 में भी है तो करनी है। 1 और 2 के चैप्टर्स करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। ये 60 से 70 नंबर का पेपर बनाते हैं, 70 भी नहीं, 80 के करीब, तो करने ही करने हैं। बट हाँ, प्रायोरिटी 1 में पहले करने हैं, तो तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है तो तुम उनको पहले कर लोगे, नहीं है तो बाद में करोगे, बट करने हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर्स हैं? यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सीओएम कोलिजन, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल हर बार आ ही रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स महा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 सवाल हर बार आ रहे हैं। रे एंड वेव ऑप्टिक्स 2 सवाल जनरली रे से पूछता है, वेव से कभी कभी, वेव से पूछेगा तो YDSC में बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो उसको देख लेना। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और काइनेटिक वर्क पावर एंड एनर्जी, इसमें फ्रिक्शन भी मिला लो, तो इसी के साथ इसी मिला के दोनों जो है ये आते हैं। प्रायोरिटी 2 पे आते हैं। मैग्नेटिज्म बहुत हाई वेटेज है, कुछ बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लग जाता है, इसलिए प्रायोरिटी 2 में डाला है। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और काइनेमैटिक्स, ठीक है। मैंने तुम्हें इसका पीछे का रैशनल बता दिया क्या है। EMI एंड AC ईजियर चैप्टर है, वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। एक सवाल EMI से, ये काट देना एडिटर साहब, स्क्रीन वो हो गई थी। एक सवाल EMI से, एक सवाल AC से पूछता है। फ्लूइड्स डिफिकल्ट है, बट एक सवाल मिनिमम आता ही आता है। ग्रेविटेशन ईजियर है, बट क्योंकि एक ही सवाल आता है इसलिए प्रायोरिटी 2 में रखा है। रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट है, बट करना पड़ेगा क्योंकि वेटेज हाई है। कुछ भी नहीं तो इससे तुम्हें 2 चीज़ें कर लेनी है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो सेगमेंट है, इससे बहुत सवाल पूछे गए। एक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इससे बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो इन दोनों चीज़ों को तुम्हें कर ही लेना है ज़रूर से, ठीक है। नेक्स्ट बात पर चलते हैं। अब कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी नहीं है, मुझे तुम्हें अलग से करनी थी, और कुछ कंसर्न्स थे बच्चों के जो मैंने ऐसे बाद में देखे, तो प्लान जब कर रहा था तो उसमें PPT में नहीं है। सबसे पहली चीज़, प्लीज़ रीड NCERT, ठीक है। सारे चैप्टर्स की नहीं, कुछ थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स, जैसे तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर्स हो गए, तुम्हारा सेमीकंडक्टर को लेके मुझे बताना पहले वो सिलेबस में है भी कि नहीं, मैं तो खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ। अगर वो है तो उसको पढ़ना है। तुम्हारा EM वेव्स हो गया, तुम्हारा AC में फिर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, EM वेव्स में ज़रूर वहाँ कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। तुम्हारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एक चैप्टर, और एक मैग्नेटिज्म होता है चैप्टर जिसमें धरती और इसकी बातें हैं, उसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EM वेव्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ लिस्ट नहीं है बट मैंने बोल दिए सारे, तो तुम नोट कर लेना। इनकी NCERT प्लीज़ पढ़ लो, क्योंकि इनसे ना तुम्हारा JEE मेंस जो है वो सीधे सीधे फैक्ट पूछ ले रहा है यार, और अगर तुम्हें नहीं पता होगा ना तो तुम लटक जाओगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा NCERT पढ़ लो। जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि फिजिक्स को एकदम डीप में मास्टर करना है, तब तो मैंने एक्सप्लिसिटली कहा था NCERT पढ़ो, बट इस वीडियो में मैं तुम्हें थोड़ा न्यूमेरिकल, तुम्हारा पेपर करीब है, वो अप्रोच बता रहा हूँ। तो सारे नहीं कहूँगा, बट ये तो पढ़ ही लो जिनके मैंने नाम लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, क्या हमें रेफरेंस बुक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो उसको लेके मैं यहाँ पे अगेन 2 सेगमेंट में आंसर करूँगा। अगर तुम 26 एम कर रहे हो तो, या 27 एम कर रहे हो तो 26 में भी, जो 26 का उसको 11वीं 12वीं दोनों पढ़नी है। अभी वो 12वीं पढ़ रहा है, बट 11वीं का रिवीजन भी करना है। तो जो 11वीं पढ़ रहा है वो सिर्फ PYQ लगाएगा एज अ प्रैक्टिस रिसोर्स, और अपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करेगा, या 1 शॉट का, अगर कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो। फिजिक्स में बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स के लिए हो रही है बात यहाँ पे। और अगर तुम ये 126 नहीं है, ये ईयर 26 है, ठीक है, ये 2026 ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें 12वीं की पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तुम अपना प्रैक्टिस में DPP लगाओगे, अपना होमवर्क लगाओगे, साथ में अपना मॉड्यूल जो तुम्हें मिलता जा रहा है होमवर्क में वो लगाओगे, और तुम PYQ लगाओगे। यहाँ मॉड्यूल बेहतर ऑप्शन रहेगा रेफरेंस बुक से, क्योंकि मॉड्यूल में तुम्हारे टारगेटेड सवाल रहते हैं, वो मेहनत तुम्हारे कोचिंग वालों ने कर दी होती है। बट ये भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है, PYQs। और तुम्हारा क्लासेस वगैरह तो चलिए, यहाँ तो रिवीजन का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि अभी तुम पढ़ रहे हो। 27 वाले जो हैं ये यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस बुक का। ये या तो मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, रेफरेंस बुक्स लगा सकते हैं। मॉड्यूल में मैं ये नहीं कहूँगा, जैसे 26 में तो मैं ये नहीं कहा कि मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है या सारे सवाल लगाने, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें या तो रेफरेंस बुक लगाना है या फिर मॉड्यूल लगाना है, कोई एक चीज़ में से अच्छे खासे लेवल ऑफ सवाल प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि तुम्हें अभी डिटेल में प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारे पेपर में वक्त है, तुम्हें अभी बेस बनाना है, ठीक है। तो दैट आई थिंक आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस। बाकी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।